बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल पर खुशामदीद। जब इंसान हर तरफ से बेसहारा कर दिया जाए और उसके सर से छत तक छीन ली जाए तो इंसान मायूसी की इंतहा तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर कोई मेहरबान साथ हाथ पकड़कर इस मुश्किल से निकाल दे तो ये दुनिया फिर से जन्नत का नक्शा पेश करने लगती है। लेकिन इंसान की असल उम्मीद तब टूटती है जब कोई सहारा देकर बेसहारा कर जाए, अपना मतलब पूरा होते ही अनजान हो जाए। फिर जिंदगी तलखियों की नजर हो जाया करती है। मेरी माँ की जिंदगी में जहर खोलने वाले भी इनके अपने ही करीबी रिश्ते थे, जिन्होंने मेरी माँ को एतबार की आखिरी सीढ़ी से धक्का दिया था। मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट था और मैं खान दुकानदार की तरफ जा रहा था, लेकिन दिल में ये सवाल था कि कहीं मैं अपने घर वालों की इज्जत को 10 रुपए में बेच तो नहीं रहा। जी हाँ, मैं इस वक्त यही सोच रहा था। जाने क्यों मैं कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। जिस शख्स ने मुझे 10 रुपए देकर घर से निकाला था, मैं वापस उसी सिमत की तरफ चल पड़ा था। लेकिन ये क्या कि घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। अब तो मुझे पक्का शक हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ है। घर में एक जवान औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने हमसायों के घर से जाके ऊपर वाले छत से अपने घर में छलांग लगा दी और जब नीचे आया तो अब अभी मंजर तो ना देखा था, लेकिन आवाजें सुनकर ही कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे को अंदर से बंद किया गया था क्योंकि बाहर वाली कुंडी खुली हुई थी। ये कमरा इसी औरत का था जो मेरे दिल में सबसे ज्यादा ऊंचा मुकाम रखती थी, और आवाजें भी इसी कमरे से आ रही थी। मेरा खून खौलने लगा, मेरे हाथ पांव जैसे शल होने लगे और मेरे अंदर गुस्से के जज्बात उभरने लगे। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। वो शख्स मेरे सामने, इस सफेद चादर के ऊपर मेरी सगी। मैंने अभी ठीक से होश भी नहीं संभाला था कि जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। अभी भी मेरी उम्र कोई इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ, कद काठ से मैं पूरा मर्द लगता था। और सब कहते थे कि अब तुझे ही इस घर का निगरान बनना है, क्योंकि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ लोगों के घर में मुलाजमा बनकर काम करती थी। फिर अब मैंने उसे मना कर दिया, कहा कि ये वो काम नहीं करेगी। हम घर में दो ही लोग रहते थे, मेहनत मजदूरी से हम दो लोगों का गुजारा हो सकता था। और फिर बाबा ने हमारे लिए एक घर भी तो छोड़ा था। घर में सिर्फ दो ही कमरे थे, एक कमरा रहने के लिए काबिल नहीं था, लेकिन मैं वहीं पे रहता था। दूसरे कमरे में मेरी अम्मी रहती थी। मेरी अम्मी बहुत जवान और खूबसूरत थी, उनकी उम्र बहुत कम थी। जब उनकी शादी हो गई और शादी के 1.5 साल में ही मैं इनकी गोद में आ गया, और मैं कम उम्र का था जब बाबा एक हादसे में वफात पा गए। वो मेरे बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। वो कहती थी कि तेरे बाबा इस दुनिया से सबसे अच्छे इंसान हैं। मुझे ये भी बताती थी कि पहले वो मेरे बाबा के रिश्तेदारों के घर में रहती थी, लेकिन 1-2 साल के बाद ही वहां से वापस आ गई। और मैंने इनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बस तुम्हारी दादी से नहीं बनी। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी माँ किसी के साथ बुरी हो ही नहीं सकती थी। वो तो एक मासूम और नेक दिल औरत थी। फिर जाने क्यों उनकी दादी के साथ ना बनी। पर दादी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस घर में मेरी एक फुफ्फो रहती थी जो खुद भी बेवा हो चुकी थी। दादा और एक चाचू जिनके बीवी बच्चे अब इस घर पे राज करते थे। वो घर हमारे घर से बहुत बड़ा था। अभी भी इस घर में हमारा हिस्सा था, पर अम्मी कहती थी कि हम उफ तक नहीं कहेंगे। हमें नहीं चाहिए हिस्सा, वैसे भी तुम्हारे बाप ने हमारे लिए घर छोड़ा तो है ना, हम दोनों के लिए यही काफी है। पर यह काफी नहीं था। ये मैं भी जानता था कि मामला इतना सीधा नहीं था। ये घर इस जगह पे बनाया गया था जहाँ पहले लोग कूड़ा फेंकते थे। अभी भी इस घर में से बू आती थी। ये घर रहने के काबिल नहीं था। अगर हम इसको बेचते तो शायद कोई ऐसा इंसान खरीदता जिसने यहाँ पे जानवर रखने का इरादा किया होता। ये जगह इंसानों के रहने के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब से बाबा इस दुनिया से गए थे, चाचू ने वैसे हमारा बहुत साथ दिया था, इसलिए मैं सोचता था कि चाचू से इस बारे में कोई मदद जरूर लो। पर अम्मी कहती थी कि साथ देना और बात है, और घर में हिस्सा मांगना एक और बात है। इसीलिए तुम कभी भी बात ना करना। चाचू पहले तो बाहर के मुल्क में रहे, अभी इन्हें वापस आए हुए कुछ महीने हुए थे। वहां से वो हमारे लिए हर महीने पैसे भेजा करते थे। फिर इनकी बीवी को पता चल गया तो उन्होंने ये सिलसिला रोक दिया, लेकिन फिर भी वो चोरी चोरी पैसे भेजते थे। एक दिन घर चले आए, आकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, मैं तो वहीं पे रहा और मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं हूँ। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं गया था तो बहुत छोटा सा था तू। मैं तुझे पैसे देता था और तू जाकर दुकान से चीज ले आया करता था। आज भी पैसे ले ले और कुछ अपने लिए लेकर खा ले।
मैंने कहा कि नहीं चाचू, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे क्यों नहीं, मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। उन्होंने मुझे 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया और इस ज़माने में 10 रुपए बहुत ज़्यादा होते थे। मुझे भी याद नहीं था कि मैंने अपने लिए कभी कोई चीज़ ली थी, बस घर की दाल रोटी पूरी करने में लगा रहता था। मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ये नहीं कहा कि हाँ बेटा चले जाओ, चाचू ने पैसे दिए हैं तो जाकर कुछ खा लो। जब चाचू ने मुझे तीसरी दफ़ा कहा तो मैं खुद ही बाहर चला गया। बाहर से कोई चीज़ ली और वहीं खाने में मसरूफ़ हो गया। हमारे मोहल्ले में एक गोलगप्पे वाला था, वो वहीं पर ही प्लेट में रख के देता था और हाँ, बैठ के खाने में मज़ा आता था वहाँ। जब मैं वापस आया तो चाचू जा चुके थे, लेकिन अम्मी रो रही थी। मैंने उनको पुकारा तो वो इस तरह चौंक गईं जैसे मेरी जगह उन्होंने किसी और को देख लिया। मैंने कहा कि क्या हुआ अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? और चाचू चले गए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो चले गए और उठकर बाथरूम में चली गई। वापस आईं तो अभी भी उनकी आंखें नम थीं। मैंने कहा कि क्या बात है? वो इस तरह रोती क्यों रही हैं? तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ। तुमने इन पैसों से जो खाना खाया था, खा लिया था वो? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? क्या चाचू ने कोई बात कह दी है? मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि जा जाके अपना काम कर, मुझे परेशान न कर। पूरा दिन अम्मी का मूड खराब था। वो खुद से बुड़बुड़ाती रही, कभी ज़माने को ताने देती रही, कभी मुझे कहती रही कि तेरा बाप मर गया, साथ में मैं भी मर जाती। कभी कहती थी कि कोई किसी का नहीं है। जब मैंने देखा तो तकिए के नीचे 500 रुपए पड़े हुए थे। मैंने कहा कि ये किसने रखे? तो कहने लगी कि तेरा चाचा देकर गया है, जा जाके राशन ले आ, राशन का इंतज़ाम हो गया। तो ये बात ऐसे बोल रही थी जैसे कोई नुकसान हो गया हो, जबकि 500 रुपए कमाना मेरे लिए मुश्किल बहुत था। वाक़ई हमारे पूरे महीने का राशन आ जाता। अम्मी का गुस्सा और बेबसी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं खुश था कि चलो किसी को तो हमारा एहसास हुआ। मेरी माँ इसी तरह गुस्से में रही, लेकिन 2-3 दिन के बाद ठीक हो गई और जिस दिन इनका मूड थोड़ा बेहतर हुआ, उस दिन चाचू फिर से आ गए। मुझे तो लगा था कि वो हर महीने आएँगे और महीने के राशन के पैसे दे जाएँगे, पर आज वो आए तो उनके हाथों में काफ़ी सारा सामान था। फल, फ्रूट थे, सब्जियाँ थीं, मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मेरी अम्मी के चेहरे से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे मेरी एक फूफो ने बताया था कि तुम्हारी अम्मी ने ही तुम्हारे बाप को हमसे दूर किया था। ये हमारे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहती थी, इसीलिए ये सब कुछ हो गया था। शायद अम्मी के दिल में अभी भी नफ़रत थी, लेकिन अम्मी को नफ़रत से काम नहीं लेना चाहिए था। आजकल कौन किसका एहसास करता है? अगर चाचू कर रहे थे, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अम्मी को देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे चाचू को देखने में ही इनकी रूह फना हो गई हो। उन्होंने इससे पानी तक ना पूछा। मैंने ही आगे बढ़कर पानी पूछा तो कहने लगे कि हाँ, हाँ, अभी पानी पीऊँगा, फिर चाय भी पीऊँगा। थोड़ी देर बैठूँगा तुम लोगों के पास। मैंने कहा कि जी, जी। मैंने जाके किचन में देखा तो चाय के साथ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने कहा कि मैं ज़रा दुकान तक होके आता हूँ। चाचू ने फिर से मुझे 10 रुपए दे दिए और कहा कि अपने लिए भी कोई चीज़ ले आना। आराम से खा पी के आना, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा कि जी, जी, ज़रूर। उन्होंने कहा था कि मैंने ज़रा नमाज़ पढ़नी है, इसके बाद मैं चाय पीऊँगा। तो तुम ज़रा आराम से आना, फिर दोनों बैठकर चाय पिएँगे। मैं खुश हो गया जैसे पैसे हाथ में लिए और चल पड़ा। लेकिन इस दफ़ा यही हुआ कि मेरे आने से पहले चाचू जा चुके थे। मैंने अम्मी से पूछा, तो अम्मी ने कुछ न कहा। वो बाथरूम में चली गई और फिर से रोने लगी। नहाकर बाहर आई, उनकी तबीयत बड़ी अजीब-सी हो रही थी। रात तक बुखार में जलने लगी। डॉक्टर को बुला के लाया। उसने कहा कि उन्होंने कोई सख्त मेहनत वाला काम किया। मैंने कहा कि नहीं, मेरा ख्याल नहीं था कि शायद अम्मी ने कपड़े धोए हैं, इसीलिए अम्मी बीमार हो गई। लेकिन आज उन्होंने ऐसा मेहनत वाला कोई काम नहीं किया था। डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी अम्मी को आराम करवाएं। अब इनकी उम्र बढ़ रही है, इनको ज़्यादा काम ना करने दें। थोड़ी सी थकावट है जिसकी वजह से बुखार हुआ है। डॉक्टर ने अम्मी से पूछा कि आपने क्या कुछ खाया था? क्या मसला है? वो डॉक्टर को भी आंखें दिखा रही थी, उनसे भी नहीं कर रही थी बात। उनसे आंखों से अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। मैंने कहा कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं चाचू को फ़ोन करता हूँ, आपको बड़े अस्पताल ले जाएंगे वो। इस बात पर वो मज़ीद गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि क्यों इसको बार बार फ़ोन करता है? वो तेरा बाप है क्या? तेरा बाप मर गया है। उन्होंने ये भी एहसास ना किया कि पास डॉक्टर बैठा है और मुझे सबके सामने डांट दिया। लेकिन मैं खामोश हो गया। अम्मी को घर ले आया। 1-2 घंटे में वो ठीक हो गई। जल्दी में मैं उनको अपने कमरे में ले आया था। वो मेरे कमरे में बैठी थी। मैंने कहा कि आप इधर ही बैठें, मैं आपके लिए बनाकर कुछ लाता हूँ। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गया तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। बिस्तर के ऊपर बहुत सी सलवटें पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि बिस्तर के ऊपर किसी ने छलांगे मारी हैं। क्या मेरे जाने के बाद घर में कोई बच्चा आया था? लेकिन सिलवटों के बीच कुछ और भी पड़ा हुआ था जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। ये तो मेरे चाचू का रुमाल था। इनका रुमाल यहाँ पर कैसे आ गया? वो भी इस बिस्तर के ऊपर। मैं रुमाल उठाकर लाया और अम्मी को दिखाया। मैंने कहा कि अम्मी, ये तो चाचू का रुमाल है, ये बेड पे पड़ा हुआ था। तो अम्मी की आंखें ऐसे फट पड़ी जैसे न जाने क्या हो गया हो।
उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ से आई है। मुझे क्या पता कि ये रुमाल कहाँ से आ गया। और तो कमरे में पैसे लेने गया था ना, तकिए के नीचे रख के गया है तेरा चाचू। पैसे? मैंने कहा कि नहीं, मैं पैसे नहीं लेने गया था। मैं तो आपके लिए सही वाला तकिया लेने गया था, ताकि आप यहाँ पर आराम से बैठ सकें। मुझे पैसों का क्या मतलब है? अगर चाचू ने दिए हैं तो इस्तेमाल ही हो जाने हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनका रुमाल यहाँ पर कैसे रह गया। मेरी माँ ने कहा कि गिर गया होगा। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने रुमाल को एक तरफ रख दिया कि चलो दोबारा चाचू आएंगे तो मैं रुमाल उनको दे दूंगा। खानदान घर में मेरे चाचू मशहूर थे कि वो एक लापरवाह आदमी है। इसके पास हमेशा पैसों की रेल पेल रही है। इसके पास पैसों की कभी भी कमी ना हुई, लेकिन इसने पैसों से हमेशा अय्याशी ही की थी। लेकिन जब वो बाहर के मुल्क चला गया था तो इसके बाद वो एक बदला हुआ इंसान बनकर आया था। सब यही कह रहे थे कि अब गुलफाम का चचा पहले जैसा नहीं रहा, बहुत अच्छा इंसान बन गया है। वहां जाकर बहुत मेहनत मजदूरी की है, इसीलिए अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी है। पर मेरे बाबा कहते थे कि बुरे लोग को कभी भी हिदायत नहीं मिलती। वो नाटक करते हैं कि इनको हिदायत मिल गई है, असल में वो वैसे ही होते हैं। सुबह कोई तो अम्मी की तबीयत ठीक थी। एक दिन हम बैठे खाना खा रहे थे, जब मैंने कहा कि शुक्र है बाबा हमारे लिए ये घर छोड़ गए हैं। अम्मी ने कहा कि क्या फ़ायदा ऐसे घर का, इसका छोटा सा तो है, हमें बड़े घर की छोड़कर जाता और खाने को एक तरफ रख के उठ के वहां से चली गई। मैंने उनसे पूछा कि अम्मी क्या बात है, आप मुझे बताएं, क्या कोई मसला है या किसी ने कुछ कहा है, आपको कोई बात बुरी लग गई है? एक पल को अम्मी के चेहरे पे ऐसे तासुरात आए कि वो मुझे सब कुछ बता देंगी, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ भी ना बताया, ना जाने वो क्या सोच के डर गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस तुम अपना काम किया करो और ज्यादा मेहनत ना कर किया करो। मैं चाहती हूँ कि तू खुश रहे। तो मैंने कहा कि अम्मी मैं तो इसी में खुश हूँ ना, कि मैं आपका ख्याल रखूँ, इस घर को अच्छे तरीके से चलाऊं। इससे ज़्यादा मेरी खुशी फ़िलहाल और क्या हो सकती है? अम्मी ने कहा कि तेरी सारी ज़िंदगी पड़ी है। मेरा बेटा क्या है? मैंने कहा कि आपकी भी सारी ज़िंदगी पड़ी है। 16 साल की थी आप तो आपकी शादी कर देगी और अभी तो आपकी उम्र 34-35 साल की हुई है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी की आँखों में आँसू आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक तो तब होगा ना बेटे, जब कुछ रह जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं हूँ ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी की आँखों में आँसू आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक तो तब होगा ना बेटा, जब कुछ रह जाएगा, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर ठीक क्या होगा? शायद वो ये बात कर रही थी कि बाबा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मरने वाले हमेशा तो ज़िंदा छोड़ के ही जाते हैं, अपने साथ तो नहीं ले जाते। हाँ, ये अच्छा होता कि वो कहीं भी साथ जाते। सबको अपने साथ लेकर तो नहीं जाते ना। हाँ, ये अच्छा होता कि वो हमें भी साथ ही ले जाते, पर ऐसा नहीं होता। जाने वाले जाते हैं, पर पीछे वालों को भी ज़िंदा रहना पड़ता है, ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है। जब भी चाचू घर आते थे, मुझे दुकान पे भेज देते थे। मैंने इस दफ़ा इनसे ज़रूरी बात करनी थी। मैं इनको कहना चाहता था कि वो जिस जगह काम करते हैं, वहाँ पर मेरी नौकरी की बात करें। मैं मज़दूरी कर कर के थक गया हूँ, लेकिन मुझे घर में रहने की ही नहीं देते थे और इनके जाते ही अम्मी हमेशा रोने लगती। एक दिन चाचू मुझे बाहर मिल गए और मैं इनसे ये मामला डिस्कस कर लिया। मैंने कहा कि आप आते हैं, तो जाते हैं, तो अम्मी बहुत रोती हैं। पता नहीं क्या बात है, इसके बाद इनका मूड भी ख़राब हो जाता है। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे वालिद की वजह से कोई ना कोई बात हो जाती है और इसको अपने शौहर की याद आ जाती है, तो वो रोने लगती है। मुझे ये जवाब माकूल लगा, क्योंकि अभी भी हम अगर कभी बाबा की बात कोई करते थे, यानी मैं और अम्मी आपस में कोई भी बात कर रहे होते और बाबा का जिक्र आ जाता, तो अम्मी की आंखों में आंसू आ जाते थे। इनके आंसू ऊपर ऊपर ही पड़े होते थे, लेकिन अम्मी के दिल में दिन ब दिन चाचू के लिए नफरत बढ़ रही थी। अब तो ऐसी हो गई थी कि घर में किसी नापाक जानवर का जिक्र किया जाता तो इनको बुरा नहीं लगता था, लेकिन अगर चाचू का जिक्र कर लिया जाता तो वो चलने लग कोई ना वो महसूस करने लगती। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। चाचू जब भी आते थे वो यही कहते थे कि बैठकर बात करेंगे, चाय पिएंगे, लेकिन मेरे आने से पहले ही वो वापस चले जाते थे। और इस दिन इनका रुमाल भी तो बिस्तर पे पड़ा था। वो हमें इतने पैसे दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मुझे ये बात पता चली थी कि वो अपनी बीवी को खर्च नहीं देते, अपने बच्चों और बीवी की ज़रूरियत का ख्याल नहीं रखते। जो इंसान अपने बीवी बच्चों को खर्चा नहीं देता, अपने बच्चों को ख्याल नहीं रखता, वो किसी और बेवा औरत को इतने ज़्यादा पैसे क्यों देगा? जो अपनी बीवी को खर्चा तक नहीं देता, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाता, वो किसी और की बेवा को इतने पैसे क्यों दे रहा था और मुझ पर इतनी अनायत क्यों कर रहा था? कहते हैं कि कोई किसी को मुफ्त में 1 रुपया भी नहीं देता है, चाहे वो अपना हो या पराया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरे दिमाग में एक बात आ गई, एक छोटा सा शक था और मैं जानता था कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे ये शक दूर करना था। एक दिन चाचू ने इसी तरह मुझे 10 रुपए दिए और कहा कि जाओ अपनी पसंद की कोई चीज़ खा के आओ। अम्मी कमरे ही बैठी थी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला तो 2 मिनट बाद ही हमसाया के घर से छत से दाखिल हुआ। वहाँ पर भी मेरी उम्र का एक लड़का रहता था, जो मेरा दोस्त भी था। मैंने उसे कहा कि छत पर जाना है। उसने कहा हाँ, जा सकते हो। वो मेरी उम्र का लड़का मेरा दोस्त ही था। मैंने उसे कहा कि छत पर जाना है, तो उसने कहा हाँ, जा सकते हो। मैं छत पे गया और उस छत से अपने घर की छत पर छलांग लगा दी।
अभी मैं सीढ़ियों से नीचे ही जा रहा था कि मैंने अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें सुनी। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये आवाज़ें किस किस्म की हैं। मेरा खून खौलने लगा और हाथ-पाँव शल होने लगे। मेरे कान गर्म हो गए। मुझे गुस्सा आ रहा था और हैरानगी भी हो रही थी। मैं दरवाज़े की तरफ गुस्से के साथ-साथ मुझे हैरानगी भी हो रही थी। मैंने दरवाज़े की तरफ देखा, दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये तो वही कमरा था जहाँ पे अम्मी बैठी थी और चाचू को भी इधर छोड़ दिया गया था। मैंने दरवाज़े पर अचानक दस्तक दी। अंदर खामोशी छा गई। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला तो सामने का मंज़र देख के मैं हैरान रह गया। इसके बाद ना मैंने आओ देखा ना ताओ अपने चाचू को गिरेबान से पकड़ा और उठाकर बाहर ज़मीन पे मार दिया। मैं जवानी की दहलीज पे खड़ा था। मेरे अंदर बहुत ताकत थी और अब ताकत ना आज़माता तो कब आज़माता। मेरी आंखों के सामने ये शख्स मेरी बर्बादी का सामान लिए खड़ा था। मेरी अम्मी रो रही थी। उन्होंने मुंह पीछे कर लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाचू को बाजू से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ बाहर जाने लगी तो लोगों को पता चला कि घर में लड़ाई हो रही है और लड़ाई की कोई भी ऐसी वैसी। मेरी आंखों के सामने ये शख्स मेरी बर्बादी का सामान लिए जब खड़ा, मेरी अम्मी भी रोए तो क्या करती। ये लड़ाई भी तो कोई ऐसी वैसी नहीं थी। सो वो घर के अंदर दाखिल हो गया और चाचू को मेरे से बचाया। मैंने सबको कहा कि ये कौन है, इसमें कोई नहीं जानता ये मेरे घर में घुस आया है। उन्होंने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद मैं घर चला आया। मैंने जाकर अपनी चाची को सब बता दिया और अपनी फूफो वगैरह को भी। वो लोग भी हैरान रह गए। मैंने ये भी कहा कि मेरे घर पैसे दे के जा रहा था, आए दिन हमारे घर पे मौजूद होता था। वजह मालूम होती तो मैं इससे पहले इसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता। मेरी चाची धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो चुकी थी। उन्हें अपने खावन की बेतुजी की वजह से मालूम हो चुकी थी। अब बाकायदा वो अपने नसीब को कोसना शुरू कर चुकी थी। तब मुझे और फूफो को दादू ने कहा कि इस बात को यहीं पे रहने दो। वो चाचू को जाकर पुलिस के स्टेशन में वापस ले आओ। कहो कि वो तुम्हारा चाचा था। मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं उसे कानून के नीचे लेकर आऊँगा और आप लोग यही दुआ करें कि उसे कानून ही सज़ा दे, क्योंकि अगर कानून ने उसको सज़ा नहीं दी तो मैं फिर खुद से सज़ा दूँगा। उन्होंने कहा कि तवक्कल का लड़का आज कल अल्लाह के सामने कहा कि तवक्कल का लड़का आज हमारे सामने हमारा दुश्मन बन के खड़ा है, नहीं तो फिर मैं इसे खुद सज़ा दूँगा। उन्होंने कहा कि तू कल का लड़का आज हमारे सामने हमारा दुश्मन बन के खड़ा हो गया है। अपनी माँ को क्यों नहीं समझाता? हो सकता है वही सब के शामिल हो। तेरी माँ ने ही इस पर डोर डाले हों, अपना हुस्न दिखाया हो। तू भी अच्छी तरह जवान है, खूबसूरत है। मुझे तो इस सब पे भी गुस्सा आ रहा था। अगर दादा की उम्र का लिहाज ना होता तो इनको मैं बताता कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा कि हाँ, अब तो सबको बताऊंगा मैं कि मैं किस बाप की औलाद हूँ। दरअसल बात ये थी कि जिस घर में हम रहते थे ये घर चाचू का था, जो उन्होंने अपनी बीवी से छुपा कर खरीदा हुआ था और मेरे वालिद साहब को रहने के लिए दिया था। वालिद की वफात के बाद चाचा ने ज़बरदस्ती मेरी माँ से छुपकर निकाह कर लिया था और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद लावारिस छोड़कर बैरून मुल्क चले गए थे। जब वो घर से निकले थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए चाचू ने इस टाइम अपने भाई पे तरस खा के इन पे छोड़ा थोड़ा सामान आसान कर दिया था। चाचू ने तरस खा के इन पर छोटा सा ये एहसान किया था और अब जब चाचा रोज घर आ जाता तो मेरी माँ को फिर से अपने साथ रहने पर मजबूर करने लगा। हालांकि यहाँ से जाने से पहले वो मेरी माँ को छोड़कर दादी की पसंद से शादी कर चुके थे और अब वो कहते थे कि इस घर से निकल जाओ, तुम्हें इस घर से निकलना होगा, नहीं तो मेरी बात माननी होगी। मेरी माँ ये सोचती थी कि पहले ही मेरा बेटा मेहनत मजदूरी घर के घर चला रहा है और अब घर पे कुछ 2-4 चीज़ें आनी शुरू हुई हैं। अगर हमारे सर से छत ना रही तो हम क्या करेंगे? किराए के घरों में रहना आजकल बड़ा मुश्किल है। एक मजदूर आदमी का खाना पूरा कर ले, यही बात टाइम पास है। एक मजदूर आदमी अपना खाना पूरा कर ले, यही बड़ी बात है। और हमारा खाना ही पूरा होता था। हम ना तो नए कपड़े लेते थे, ना ही हम जाते थे कहीं। बीमारी में सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते थे और बस किसी तरह खाना पीना चला रहे थे। ऐसे में अगर किराए के घर में रहना पड़ता तो हमारा तो हाल बुरा हो जाता। मेरी माँ मजबूर थी और मेरा चाचू उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। पैसे भी उसे ही ले रहा था। जाता था तो मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और इस पे केस किया। पुलिस ने कहा कि आपका रिश्तेदार है, आपने अगर बाद में सुलह सफाई करनी हुई तो इसीलिए आप पहले ही सोच लें। एक दफ़ा एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर पीछे हट नहीं सकते। मैंने कहा कि मैंने सुलह सफाई की ही नहीं करनी। मैंने अपनी माँ की हरमती बेहरमती बदला लेना है। उसने जो का किया, बदला तो मैंने अपनी माँ की बेहरमती का हर हाल में लेना। उसने जो किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि ठीक है और मैंने अपने चाचू के खिलाफ महाज खोल दिया। बाकी रिश्तेदार भी मेरे खिलाफ होने लगे, लेकिन अभी भी मुकदमा चल रहा है। मेरे चाचू जेल में हैं और अभी तारीखों पे तारीखें पड़ रही हैं। मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। एक वकील भी कराया है जो गरीबों के केस मुफ्त में लड़ता है, क्योंकि अभी नया-नया है। इसने कहा कि मैं इसका तीसरा केस है ये, इसीलिए पूरी कोशिश करेगा कि जीते, यानी कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन कभी मेरे दादा, कभी मेरी फूफो और मेरी चाची मेरे घर आते हैं और कहते हैं कि ये घर भी तो रख लो, लेकिन मुकदमा वापस ले लो। मैं बड़ी परेशानी में हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि इस घर से आज या कल तो हमें निकलना ही होगा। लेकिन क्या करूँ, मैं बड़ी परेशानी में हूँ क्योंकि इस घर से आज या कल तो हमें निकलना ही होगा। लेकिन क्या मैं अपनी माँ की इज़्ज़त का सौदा करता रहूँ और बदले में ये घर रख के सब कुछ भूल जाऊँ?
क्या एक बेटा ऐसा कर सकता है? मैं तो अपनी अम्मी के सामने ही शर्मिंदा हूँ पहले कि वक्त रहते ही मैं उनको बचा ना सका और वो मजबूरी में आकर कुछ बोल ना पाई। मुझे तो ये सब कुछ पहले करना चाहिए था। मैं तो इस एहसास गुनाह के नीचे सारी ज़िंदगी दबा रहूँगा, परेशान रहूँगा, मर जाऊँगा। तो अपने बाप को क्या मुँह दिखाऊँगा कि अपनी माँ का ख़्याल ना रख सका? आप बताइए अब कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या करना चाहिए? क्या मुझे वो केस वापस ले लूँ और फिर अपने पास रख लूँ और सारी ज़िंदगी अपनी अम्मी के सामने शर्मिंदा हो जाऊँ? या फिर मैं इसको सज़ा दिलवाऊँ, घर भी छोड़ दूँ, मेहनत मज़दूरी करूँ और मज़ीद मेहनत करके अपनी माँ को लेकर कहीं दूर चला जाऊँ, किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई भी हमें ना जानता हो, क्योंकि ये बात मोहल्ले में भी फैल चुकी है और मेरी अम्मी आजकल बहुत परेशान और बीमार रहती हैं। मेरी सबसे गुज़ारिश है कि मुझे बहुत बेहतरीन मशवरे से नवाज़ें। मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सुकून दे और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने। हम इंसान, हमने सारी ज़िंदगी मेरे लिए, मेरे बाप के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पता नहीं ये सब कुछ क्यों है, लेकिन मैं इस अज़्म पे कायम हूँ और मैं एक इस इंसान के खिलाफ़ किया हुआ केस वापस नहीं लूँगा। उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाकर ही दम लूँगा। मैं तो अपने अज़्म पे कायम ही रहूँगा। एक इंसान के खिलाफ़ किया हुआ केस तो मैं कभी वापस नहीं लूँगा। उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाकर ही दम लूँगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी माँ की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले शख्स को मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। आप सब भी इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। क्या है?